आरोही भी जाकर आदित्य के पास बैठ गई। आदित्य अभी भी बेहोश पड़ा था। आदित्य की ये हालत आरोही से देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए उसने धीरे से आदित्य का हाथ पकड़ा और उससे बातें करना शुरू कर दिया। तुम जानते हो, तुम इस दुनिया के सबसे बदतमीज शख्स हो। आज तक किसी ने कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं की जैसे तुमने की है। किसी ने भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं दी जितनी तुमने दी है, पर फिर भी मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ। इतनी तकलीफ तो मुझे तुम्हारी बातों ने नहीं दी जितनी तुम्हारी खामोशी दे रही है। प्लीज अपनी जिंदगी को एक और मौका दो। मैं जानती हूँ तुम दिल के बुरे नहीं हो, बस हालात ने तुम्हें ऐसा बना दिया है। प्लीज बस एक बार ठीक हो जाओ आदित्य, अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए, मेरे लिए। ये कहते हुए आरोही की आंखों से आंसू निकलने लगे। दूसरी तरफ कुणाल से भी कृति का रोता हुआ चेहरा नहीं देखा जा रहा था। कृति को रोते हुए देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। शायद ये प्यार का सबसे पहला एहसास था जो कुणाल उस वक्त महसूस कर रहा था। कुणाल बेचैन होकर कृति के पास जाकर बैठ गया और गंभीर होकर बोला, रोने से सब ठीक हो जाएगा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कृति ने मुंह फेरते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस तुम्हारा दिल हल्का करने के लिए तुम्हें हंसाना चाहता था। कुणाल ने नजरें झुकाते हुए कहा, इन हालातों में भी? कृति ने आंखें दिखाते हुए पूछा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, क्योंकि इन हालातों में ही तो मुस्कुराने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। खुशी में तो हर कोई हंसता है, गम में मुस्कुराने का हुनर कुछ ही लोगों में होता है। वैसे भी प्रॉब्लम के आगे रोने से प्रॉब्लम और बड़ी लगने लगती है, इसीलिए उनका सामना हंसते हुए करना चाहिए। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। ये कहते हुए कृति अपने चेहरे को हाथों से ढककर फिर से रोने लगी। कृति को फिर से उदास देखकर कुणाल उसे समझाने की एक और कोशिश करते हुए बोला, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो उसे कौन संभालेगा? इस वक्त उसे तुम सबके साथ की जरूरत है। वो तो पहले ही टूटा हुआ है, अगर तुम सब भी ऐसा करोगे तो वो तो बिखर जाएगा। इस बार कुणाल की बातें कृति की समझ में आ गई और वो बेबस होकर कुणाल की आंखों में देखती हुई बोली, फिर मैं क्या करूं उसके लिए? पुरानी यादों को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कुछ नई यादें बना ली जाए। उसे खुश रखो। कोई भी ऐसी चीज जो उसे तकलीफ दे फिलहाल मत करो। और सबसे जरूरी बात यह कि खुद खुश रहो, क्योंकि तभी दूसरों को खुशियां दे पाओगी। कुणाल ने कृति को समझाते हुए कहा। कृति अब काफी हल्का महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने कुणाल का शुक्रिया अदा किया और उससे माफी भी मांगी। कुणाल ने भी उसे झट से माफ कर दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे इस ज्ञान के बदले नाम जानना तो बनता है ना? कृति, कृति खुराना। कृति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नाइस नेम। कुणाल ने कहा तो कृति खिलखिलाते हुए बोली, जानती हूं। कुणाल कुछ पलों के लिए उसकी हंसी में खो गया था और बेख्याली में ही बोल पड़ा, तुम मुस्कुराते हुए और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। कुणाल की इस हरकत पर कृति मुंह बनाते हुए बोली, डॉक्टर्स भी फ्लर्ट करते हैं क्या? कुणाल भी पीछे हटने वालों में से नहीं था, इसीलिए उसने भी बेबाकी से जवाब दिया, क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर्स इंसान नहीं होते क्या? उनके पास फीलिंग्स नहीं होती क्या? फ्लर्ट का फीलिंग से क्या कनेक्शन? प्रीति ने फिर से मुंह बनाकर कहा तो कुणाल इस बार थोड़ा शर्माते हुए बोला, पर फ्लर्ट फीलिंग्स की शुरुआत तो हो सकता है ना? ये सुनकर कृति ने कुछ पलों के लिए कुणाल की तरफ देखा और फिर मुंह फेरते हुए बोली, वैसे मिस्टर डॉक्टर, आपके पास कोई काम वाम भी है या नहीं? कब से यहीं बैठे हैं? कृति की इस बात से कुणाल थोड़ा सा उदास हो गया और बूझी हुई आवाज में बोल पड़ा, अगर तुम्हें मेरा यहां बैठना इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं चला जाता हूं। इतना कहकर कुणाल वहां से उठकर जाने लगा तो कृति ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आप बैठिए, मुझे बुरा नहीं लग रहा। पक्का? कुणाल ने कृति की आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ पक्का, कृति ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया। कुणाल फिर से बैठ गया और वो दोनों फिर से बातें करने लगे। बातें करते करते ही कृति को नींद आ गई और वो वहीं बैठे बैठे सो गई। सोते हुए उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब कुणाल के कंधे पर अपना सर रख दिया। कुणाल तो बस कृति को देखता ही रह गया और मन ही मन सोचने लगा, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं किसी की तरफ इतनी तेजी से अट्रैक्ट हो रहा हूं। हम कुछ देर पहले ही तो मिले हैं, पर मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं, जैसे हमेशा से तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था मैं।
सब कुछ अच्छा तो पहले ही था जिंदगी में, पर अब पूरा सा लगने लगा है। अब तो बस एक ही दुआ है ऊपर वाले से कि तुम भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रही हो मेरे बारे में। सोते हुए कृति के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, इसीलिए कुणाल ने धीरे से उन्हें कान के पीछे खोस दिया और फिर प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगा। दिन भर के कामों से थकी आरोही भी आदित्य के पास बैठे बैठे ही सो गई। थोड़ी देर के बाद जब आदित्य को होश आया तो उसने देखा कि आरोही उसका हाथ पकड़े पकड़े ही सो गई है। ये देखकर आदित्य आत्मग्लानि से भर गया और मन ही मन में सोचने लगा, मैंने इसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, फिर भी इसे मेरी इतनी फिक्र क्यों है? ये सिर्फ डॉक्टर पेशेंट अटैचमेंट तो नहीं हो सकता। कोई और डॉक्टर होता तो मेरी हरकतों की वजह से कब का मुझे हॉस्पिटल से निकाल देता, पर यह है कि हर बार मुझे बचा रही है। क्या हुआ है इसे? ये क्यों मेरी इतनी परवाह कर रही है? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है इसने और ये यहाँ क्यों सो रही है? अभी जगाता हूं इसे। आदित्य आरोही को जगाने ही वाला था, पर कुछ सोचते हुए रुक गया। नहीं, सोने देता हूं। दिन भर इतनी भागदौड़ करती है, सारी मरीजों का ध्यान रखती है, इसीलिए थककर सो गई होगी। वैसे भी किसी और की गलती की सजा मैं इसे क्यों दे रहा हूं? किसी और का गुस्सा मैं इस पर क्यों निकाल रहा हूं? और फिर ये हॉस्पिटल भी तो इसका ही है, जहां मर्जी सोए, मुझे क्या? आदित्य कुछ देर आरोही को यूं ही सोते हुए देखता रहा, पर फिर अचानक उसकी नजर अपने हाथ पर गई जिस पर अब तक आरोही ने अपना सर टिकाया हुआ था, और वो मन ही मन बोल पड़ा, पर ये हाथ तो मेरा है ना, इसे तो हटा ही सकता हूं मैं। ये सोचकर आदित्य जैसे अपना हाथ हटाने लगा, आरोही की आंख खुल गई। उसने जैसे ही देखा उसने आदित्य का हाथ पकड़ रखा है, उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। आरोही के जगते ही आदित्य मुंह घुमाकर लेट गया। आप ठीक तो है ना मिस्टर मेहरा? कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? आदित्य को होश में देखकर सबसे पहले आरोही के मुंह से यही शब्द निकल पड़े। जिंदा हूं अब तक, आदित्य ने अपनी बेरुखी को बरकरार रखते हुए कहा। आप ऐसा क्यों बोलते हैं हर बार? आपको कुछ नहीं होगा। इस बार आरोही ने अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करते हुए कहा, तो आदित्य बुझी हुई आवाज में बोला, मुझे जो भी होना होगा हो जाएगा। उसके प्यार के बिना इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी तुम कब तक मेरी जान बचाती रहोगी? आदित्य की बातें आरोही के सीने में किसी तीर की तरह चुभ गई थी, और आह के रूप में जो शब्द वापस आए थे वो ये थे, जब तक आप अपनी जान खतरे में डालेंगे तब तक। ये कहकर आरोही उठकर वहां से चली गई, और आदित्य मन ही मन सोचने लगा, आखिर इसे इतनी परवाह क्यों है मेरी? वैसे ये सवाल खुद आरोही के दिल में भी उठ रहा था कि आखिर उसे आदित्य की इतनी परवाह क्यों हो रही है।